ये बात नाजी के खुफिया हरम में की गई थी कि ज़ुको को अमीर मिस्र ने रात भर का शर्फ बारियाबी बख्शा है। ज़ुको के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी। इसे आए अभी बहुत थोड़ा अरसा गुजर था, लेकिन नाजी पहले रोज से ही इसे अपने साथ रखने लगा था। इसे जरसी देर के लिए भी अपने इस हरम में नहीं जाने दिया जाता था, जहां उसकी दिल पसंद नाचने वाली जवान लड़कियां रहती थीं। ज़ुको को इसने अलग कमरा दिया था। उन्हें ये तो मालूम न था कि नाजी उसे सलाउद्दीन अयूबी को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और वो किसी बहुत बड़े तखरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रक्कासाएं ये देखकर जल भुन गई थीं कि ज़ुको ने नाजी पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल में उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। हरम में दो लड़कियां ज़ुको को ठिकाने लगाने की सोचती रहती थीं। अब उन्होंने देखा कि ज़ुको को अमीर मिस्र ने भी इतना पसंद किया है कि इसे रात भर अपने खेमे में रखा है, तो वो पागल सी हो गई। इसे ठिकाने लगाने का वाहिद तरीका कत्ल था। कत्ल के दो ही तरीके हो सकते थे, जहर या किराए का कातिल जो उसे सोते में कत्ल कर आए। दोनों तरीके मुमकिन नहीं थे, क्योंकि ज़ुको बाहर नहीं निकलती थी और जहर देने के लिए इस तक रसाई नहीं हो सकती थी। इन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा चालाक मुलाजमा को एतमाद में ले रखा था। इसे इनाम व इकराम देती रहती थी। जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून आतार दिया, तो उन्होंने इस मुलाजमा को मुन्ह मांगे इनाम का लालच देकर अपना मुद्दा बयान कर दिया। ये मुलाजमा बड़ी खरांट और मंजी हुई औरत थी। उसने कहा कि सालार की रहाइशगाह में जाकर ज़ुको को जहर देना मुमकिन नहीं। मौका महल देखकर उसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है, इसके लिए वक्त चाहिए। उसने वदा किया कि वो ज़ुको की नक्लो हरकत पर नजर रखेगी। हो सकता है कि कोई मौका जल्दी निकल आए। इस जराइम पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर कोई मौका ना निकला तो हशीशीन की मदद हासिल की जाएगी, मगर वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने इसे यकीन दिलाया कि वो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार हैं। नाजी बेहद गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। ज़ुको उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब मुझे इसके पास जाने दे, ज़ुको ने चौथी बार कहा। मैं इसे शीशे में आतार लूंगी। बेकार है, नाजी ने गरज कर कहा। वो कमबख्त हुक्मनामा जारी कर चुका है, जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुझे इसने कहीं का नहीं रहने दिया। इस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ ये साजिश करने वाले लोग कौन हैं। वो मेरी अल्फाबेरुत हुई हैसियत से हसद करते हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। मैंने यहाँ के हुक्मरानों पर हुकूमत की है, हालांकि मैं मामूली सा सालार था। अब मैं सालार भी नहीं रहा। उसने दरबान को अंदर बुलाकर कहा कि नायब सालार को बुला लाए। इसका नायब सालार आया तो नाजी ने इसके साथ भी इसी मौजू पर बात की। इसे वो कोई नई खबर नहीं बता रहा था, और वो सलाउद्दीन अयूबी के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्यालात कर चुका था, मगर दोनों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सोच नहीं सके थे। अब इसके दिमाग में एक कार्रवाई आ गई थी। उसने औरविश से कहा, मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है। क्या? बगावत? नाजी ने कहा। औरविश चुपचाप इसे देखता रहा। नाजी ने कहा, तुम हैरान हो गए हो? क्या तुम्हें शक है कि ये 50,000 सूडानी फौज हमारी वफादार नहीं? क्या ये सलाउद्दीन अयूबी की निस्बत मुझे और तुम्हें अपना हाकिम और बहीखा नहीं समझती? क्या तुम अपनी फौज को ये कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्रियों का गुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है? औरविश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने इस अक़दाम पर गौर नहीं किया था। बगावत का इंतजाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की नई फौज बगावत को दबा सकती है और इस फौज को कुमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टुकर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए। मैं गौर कर चुका हूं, नाजी ने जवाब दिया। मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूं। तुम 2 पैगंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दावर जाना है। आओ मेरी बातें गौर से सुन लो। ज़ुको उत्तम अपने कमरे में चली जा।
जुको अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे। सलाउद्दीन अयूबी ने दोनों फौजों को मुद्गम करने का वक्त 7 रोज मुकर्रर किया था। कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह ताउन करता रहा। 4 रोज गुजर चुके थे। इस दौरान नाजी एक बार फिर सलाउद्दीन अयूबी से मिला, लेकिन इसने कोई शिकायत न की। तफसीली रिपोर्ट देकर सलाउद्दीन अयूबी को मुतमईन कर दिया कि 7वें रोज दोनों फौजें एक हो जाएंगी। सलाउद्दीन अयूबी के नायबीन ने भी इसे यकीन दिलाया कि नाजी दियानतदारी से ताउन कर रहा है, मगर अली बिन सुफियान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कुन थी। इसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दी थी कि सोडानी फौज के सिपाहियों में बेइत्मीनानी और अबतरी पाई जाती है। वो मिस्री फौज में मुद्गम होने पर खुश नहीं। उनके दरमियान ये अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि मिस्री फौज में मुद्गम होकर उनकी हैसियत गुलामों की सी हो जाएगी, उन्हें माल गनीमत भी नहीं मिलेगा और उनसे बार बर्दारी का काम लिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें शराब नोशी की इजाजत नहीं होगी। अली बिन सुफियान ने ये रिपोर्टें सलाउद्दीन अयूबी तक पहुंचा दें। अयूबी ने कहा कि ये लोग तवील मुद्दत से ऐश कर रहे हैं, उन्हें नई तब्दीली ऐन पसंद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे। इस लड़की से मुलाकात हुई या नहीं? सलाउद्दीन अयूबी ने पूछा। नहीं, अली ने जवाब दिया, इससे मुलाकात मुमकिन नजर नहीं आती। मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं। नाजी ने इसे कैद कर रखा है। इससे अगली रात का वाकया है। रात अभी अभी तारीख हुई थी। जुको अपने कमरे में थी। नाजी और रविश के साथ अपने कमरे में था। इसे घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दीं। उसने पर्दा हटाकर देखा। बाहर के चिरागों की रोशनी में इसे 2 घोड़ा सवार घोड़ों से उतरते दिखाई दिए। लिबास से वो ताजिर मालूम होते थे, लेकिन वो घोड़ों से उतरकर नाजी के कमरे की तरफ चले तो उनकी चाल बताती थी कि ये ताजिर नहीं। इतने में ओरविश बाहर निकला। दोनों सवार उसे देखकर रुक गए और ओरविश को सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया। ओरविश ने उनके गिर्द घूमकर उनके लिबास का जायजा लिया, फिर उन्हें कहा कि हथियार दिखाओ। दोनों ने फुर्ती से चुगे खोले और हथियार दिखाए। उनके पास छोटी तलवारें और एक खंजर था। ओरविश उन्हें अंदर ले गया। दरबान एक तरफ खड़ा था। जुको गहरी सोच में खो गई। वो कमरे से निकली और नाजी के कमरे का रुख किया, मगर दरबान ने इसे दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर ना जाने दूं। जुको को वहां ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वो कमांडरों पर भी हुक्म चलाने लगी थी। दरबान के रोकने से वो समझ गई कि कोई खास बात है। इसे याद आया कि 2 रातें पहले नाजी ने इसकी मौजूदगी में और रविश से कहा था, मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूं, तुम 2 पैगंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। और फिर उसने जुको को अपने कमरे में चले जाने को कहा था और उसने बगावत की बातें भी की थी। ये सब कुछ सोचकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। इसके और नाजी के खास कमरे के दरमियान एक दरवाजा था जो दूसरी तरफ से बंद था। उसने इस दरवाजे के साथ कान लगा लिए। अलिफादेर की आवाज धीमी थी। इसे कोई बात समझ ना आई। कुछ देर बाद उसे नाजी की बड़ी साफ आवाज सुनाई दी। उसने कहा, आबादियों से दावर रहना, अगर कोई शक में पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले यह पैगाम गायब करना, जान पर खेल जाना, जो भी रास्ते में हाइल हो इसे खत्म कर देता। तुम्हारा सफर 4 दिनों का है, 3 दिनों में पहुंचने की कोशिश करना। समत याद कर लो। शुमाल मशरिक। दोनों आदमी बाहर निकले। जुको भी बाहर आ गई। उसने देखा कि वो दोनों घोड़ों पर सवार हो रहे थे। नाजी और ओरविश भी बाहर खड़े थे। सवारों को अलविदा कहने निकले होंगे। सवार बहुत तेजी से रवाना हो गए। नाजी ने जुको को देखा तो उसे बिलाकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूं, काम बहुत है, तुम आराम करो, उगरा के लिए दिल ना लगे तो हरम में घूम फिर आना। हाँ, जुको ने कहा, जब से आई हूं बाहर नहीं निकली।
नाजी और औरविश चले गए। जुको ने चुगा पहना, कमरबंद में खंजर अलिफासा और हरम की तरफ चल पड़ी। वो जगह चंद 100 गज दूर थी। वो नाजी पर यह जाहिर करना चाहती थी कि वो हरम में गई थी। दरबान को भी उसने यही बताया। हरम में दाखिल हुई तो वहां की रहने वालियों ने इसे हैरान होके देखा। वो पहली दफा वहां गई थी। सब ने इसका इस्तकबाल एहतराम और प्यार से किया। इन 2 लड़कियों ने भी उसे खुश आमदीद कहा जो उसे कत्ल कराना चाहती थी। जुको सबसे मिली, हर एक के साथ बातें की और वापस चल पड़ी। वो खरांट मुलाजमा भी वही थी जिसे इसके कत्ल के लिए कहा गया था। उसने जुको को बड़े गौर से देखा। जुको बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी की रहाइशगाह का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था। जुको हरम से निकली तो नाजी की रहाइशगाह की तरफ जाने की बजाय बहुत तेज तेज दूसरी समत चल पड़ी। अलिफादेर एक पगडंडी भी थी, लेकिन जुको इससे जरा दावर हिट कर जा रही थी। इससे 15-20 कदम पीछे एक सियासाया चला जा रहा था। वो कोई इंसान हो सकता था, मगर सर से पांव तक एक लिबादे में लिपटा होने की वजह से सिया भूत लगता था। जुको की रफ्तार तेज हुई तो इस भूत ने अपनी रफ्तार उससे भी तेज कर दी। आगे घनी झाड़ियां थीं। जुको उनमें रुपोश हो गई। सिया भूत भी झाड़ियों में गायब हो गया। वहां से कोई 250-300 गज आगे सलाउद्दीन अयूबी की रहाइशगाह थी, जिसके अर्द गिर्द फौज के आला रुतबों के अफराद थे। जुको का रुख अलिफादेर था। वो घनी झाड़ियों में से निकली थी कि बाईं तरफ से सिया भूत अलिफाटे। चांदनी साफ थी, फिर भी उसका चेहरा नजर नहीं आता था। इसके पांव की आहट भी नहीं थी। भूत का हाथ ऊपर अलिफाटे। चांदनी में खंजर चमका और बिजली की तेजी से खंजर जुको के बाईं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। जुको की चीख नहीं निकली, खंजर उसके कंधे से निकल गया। जुको ने इतना गोहर अज खम खाकर भी निहायत तेजी से अपने कमरबंद से खंजर निकाला। भूत ने इस पर दूसरा वार किया तो जुको ने उसके खंजर वाले बाजू को अपने बाजू से रोककर अपना खंजर भूत के सीने में घोंप दिया। इसे चीख सुनाई दी। वो औरत थी। कोई ने अपना खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो भूत के पेट में उतर गया। इसके साथ ही इसके अपने पहलू में खंजर लगा, लेकिन ज्यादा गहरा नहीं उतरा। भूत कराकर गिरा। जुको ने यह नहीं देखा कि इस पर हमला करने वाला कौन था। वो दौड़ पड़ी। इसके जिस्म से खून बहुत तेजी से बह रहा था। सलाउद्दीन अयूबी का मकान उसे चांदनी में नजर आने लगा। आधा फासला तय करके इसे चक्कर आने लगे। इसकी रफ्तार सुस्त होने लगी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अली अयूबी, अली अयूबी। इसके कपड़े लाल सुर्ख हो गए थे और वो बड़ी मुश्किल से कदम घसीट रही थी। इसकी मंजिल थोड़ी ही दूर रह गई थी, जहां तक पहुंचना इसके लिए मुमकिन नजर नहीं आता था। वो मुसलसल सलाउद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान को पुकारे जा रही थी। करीब कहीं एक गश्ती संतरी फिर रहा था। इसे इसकी आवाजें सुनाई दें तो वो दौड़कर पहुंचा। जुको इस पर गिर पड़ी और कहा, मुझे अमीर मिस्र तक पहुंचा दो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। संतरी ने इसका खून देखा तो उसे पीठ पर लाद कर दौड़ पड़ा। सलाउद्दीन अयूबी अपने कमरे में बैठा अली बिन सुफियान से रिपोर्ट ले रहा था। इसके 2 नायब भी मौजूद थे। ये रिपोर्टें कुछ अच्छी नहीं थी। अली बिन सुफियान ने बगावत के खदशे का इजहार किया था, जिस पर गौर हो रहा था। दरबान घबराहट के आलम में अंदर आया और बताया कि एक सिपाही एक जख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है। कहता है ये लड़की अमीर मिस्र से मिलना चाहती है। ये सुनते ही अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकल गया। इसके पीछे सलाउद्दीन अयूबी दौड़ा। इतने में लड़की को अंदर ले आए। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, तबीब और जर्रा को फौरन बुलाओ। लड़की को सलाउद्दीन अयूबी ने अपने पलंग पर लिटा दिया। जरा सी देर में पलंग खून से लाल होने लगा। किसी को ना बुलाओ। लड़की ने नहीफ आवाज में कहा, मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूं। तुम्हें जख्मी किसने किया है जुको? अली बिन सुफियान ने पूछा।
पहले जरूरी बातें सुन लो। जुको ने कहा, शुमाल मशरिक की तरफ सवार दौड़ा दो। 2 सवार जाते नजर आएंगे। दोनों के चोगे बादामी रंग के हैं। एक का घोड़ा बादामी और दूसरे का सियाह है। वो ताजिर लगते हैं। उनके पास सालार नाजी का तहरीरी पैगाम है जो ईसाई बादशाह फ्रैंक को भेजा गया है। नाजी की ये सोडानी फौज बगावत करेगी। मुझे और कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हारी सल्तनत सख्त खतरे में है। इन 2 सवारों को रास्ते में पकड़ लो। तफसील उनके पास है। बोलते बोलते जुको को गशी आने लगी। 2 तबीब आ गए। उन्होंने जुको का खून बंद करने की कोशिशें शुरू कर दें। इसके मुंह में दवाइयां डालें जिनके असर से वो बोलने के काबिल हो गई। वो जरूरी पैगाम दे चुकी थी। इसके बाद इसने दूसरी सारी बातें सुनाई। मसलन नाजी ने ऑरविश के साथ क्या बातें की थीं, इसे किस तरह अपने कमरे में भेज दिया गया था, नाजी का गुस्सा और भाग दौड़, 2 सवारों का आना वगैरह। फिर इसने बताया कि इसे कुछ इल्म नहीं कि इस पर हमला करने वाला कौन था। वो मौका मौजू देखकर उधर ही रिपोर्ट देने के लिए आ रही थी कि पीछे से किसी ने इसे खंजर घोंप दिया। उसने अपना खंजर निकालकर हमला आवर पर हमला किया। हमला आवर की चीख थी कि वो कोई औरत है। उसने हमला की जगह बताई। उस वक्त इस जगह आदमी दौड़ा दिए गए। जुको ने कहा था कि वो जिंदा नहीं हो सकती। उसके खंजर उसके पेट में लगे थे। खून रुक नहीं रहा था। ज्यादातर खून तो पहले ही बह गया था। जुको ने सलाउद्दीन अयूबी का हाथ पकड़ा और चूम कर कहा, अल्लाह आपको और आपकी सल्तनत को सलामत रखे। अब शिकस्त नहीं खा सकते। मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता कि सलाउद्दीन अयूबी का ईमान कितना पुख्ता है। फिर इसने अली बिन सुफियान से कहा, मैंने कोताही तो नहीं की। अपने जो फर्ज मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया है। तुमने इससे ज्यादा पूरा किया है। अली बिन सुफियान ने इसे कहा, मेरे तो वहमो गुमान में भी न था कि नाजी इस हद तक खतरनाक कार्रवाई करेगा और तुम्हें जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें सिर्फ मुखबरी के लिए वहां भेजा था। काश मैं मुसलमान होती। जुको ने कहा। इसके आंसू निकल आए। उसने कहा, मेरे इस काम का जो भी मुआवजा देना है वो मेरे अंधा बाप और सदा बीमार मां को दे देना। उनकी मजूरियों ने मुझे 12 साल की उम्र में रक्कासा बना दिया था। जुको का सर एक तरफ ढलक गया। आंखें खिली रहीं और होंठ इस तरह जैसे मुस्कुरा रही हो। तबीब ने नब्ज पर हाथ रखा और सलाउद्दीन अयूबी की तरफ देखकर बुलाया। जुको की रूह इसके जख्मी जिस्म से आजाद हो गई थी। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, यह किसी भी मजहब की थी, इसे पूरे एजाज के साथ दफन करो। उसने इस्लाम के लिए जान कुर्बान की है। ये हमें धोखा भी दे सकती थी। दरबान ने बताया कि बाहर एक औरत की लाश आई है। जाकर देखा, वो एक अलिफादेर उम्र की औरत की लाश थी। जाए वक़ुआ से 2 खंजर मिले थे। इस औरत को कोई नहीं पहचानता था। ये नाजी के हरम की मुलाजमा थी जिसने इनाम की लालच में जुको पर कातिलाना हमला किया था। रात को ही जुको को फौजी एजाज के साथ दफन कर दिया गया और मुलाजमा की लाश गड़ा खोद कर दफना दी गई। दोनों को खुफिया तरीके से दफनाया गया। उन्हें जब दफनाया जा रहा था, सलाउद्दीन अयूबी ने निहायत आला नस्ल के 8 जवान घोड़े मंगवाए और 8 सवार मुंतखब करके उन्हें अली बिन सुफियान की कमान में नाजी के इन 2 आदमियों के पीछे दौड़ा दिया जो नाजी का पैगाम लेके जा रहे थे। जुको कौन थी? वो मराकश की एक रक्कासा थी। किसी को भी मालूम नहीं कि इसका मजहब किया था। वो मुसलमान नहीं थी, ईसाई भी नहीं थी। जैसा कि पहले बता चुका है कि अली बिन सुफियान सलाउद्दीन अयूबी की इंटेलिजेंस का सरबराह था। इसे दूसरों के राज मालूम करने के लिए कई ढंग इख्तियार करने पड़ते थे। सलाउद्दीन अयूबी इसे अपने साथ मिस्र लाया था। यहां आकर मालूम हुआ कि सोडानी फौज का सालार नाजी साजिशी और शैतान है। इसके अंदरून खाना हालात मालूम करने के लिए अली बिन सुफियान ने जासूसों का जाल बिछा दिया था।
इसे राज की एक बात ये मालूम हुई कि नाजी हसन बिन सबा के फिदाइयों की तरह मुखालिफिन को हुसैन लड़कियों और हशीश से फांसता, अपना गिरवीदा बनाता, अमरवा देता। अली बिन सुफियान ने तलाश के बाद किसी की वसातत से ज़ुको को मराकश से हासिल किया और खुद बर्दा फरोश का बहरूप धार कर उसे नाजी के हाथ बेच दिया। इस लड़की में ऐसा जादू था कि नाजी उसे सलाउद्दीन अयूबी को फांसने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, मगर खुद ही इस लड़की के दाम में फंस गया। फंसा भी ऐसा कि इसके सामने वो अपने नायब सालार के साथ राज की बातें करता रहा। उसने ज़ुको को जश्न की रात सलाउद्दीन अयूबी के खेमे में भेज दिया और अपनी इस तरह पर बेहद मसरूर था कि सलाउद्दीन अयूबी का इसने बुत तोड़ दिया है। अब वो इस लड़की के हाथों इसे शराब भी पिला सकेगा और फिर इसे अपना मुरीद बना लेगा, मगर उसके फरिश्तों को भी मालूम ना हो सका कि ज़ुको सलाउद्दीन अयूबी की ही जासूसत। वो उसे खेमे में रिपोर्टें देती रही और सलाउद्दीन अयूबी से हिदायत लेती रही थी। इसके खेमे से निकलकर ज़ुको दूसरी तरफ चली गई थी, जहां इसे मुनसर लपेटे एक आदमी मिला था। वो आदमी अली बिन सुफियान था, जिसने इसे कुछ और हिदायत दी थी। इसके बाद ज़ुको नाजी के घर से बाहर ना निकल सकी, इसलिए वो अली बिन सुफियान को कोई रिपोर्ट ना देगी। आखिर उसे मौका मिल गया और वो ऐसी खबर लेकर वहां से निकली जो खुदा के सिवा किसी और को मालूम ना थी। ये ज़ुको की बदनसीबी थी कि हरम में उसके खिलाफ इसलिए साजिश हो रही थी कि इसने नाजी पर कब्जा कर लिया है। ये साजिश कामयाब हो गई और ज़कवी कत्ल हो गई, लेकिन वो इत्तला पहुंचाने तक जिंदा रही। इसके मरने से कुछ अरसा बाद वो मुआवजा जो अली बिन सुफियान ने इसके साथ तय किया था, मराकश में ज़ुको के माजूर वालिदैन को अदा कर दी। मौत की इस रात के सितारे टूट गए और सुबह तुलू हुई तो अली बिन सुफियान 8 सवारों के साथ इंतहाई रफ्तार से शुमाल मशरिक की तरफ जा रहा था। आबादियां दौर पीछे रह गई थी। इसे मालूम था कि फ्रैंक के हेड क्वार्टर तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। रात उन्होंने घोड़ों को थोड़ी देर आराम दिया था। ये अरबी घोड़े थके हुए भी ताजा दम लगते। दूर उफक पर खजूर के चंद एक दरख्तों में अली को 2 घोड़े जाते नजर आए। उसने अपनी पार्टी को रास्ता बदलने और ओट में होने के लिए टीलों के साथ साथ हो जाने को कहा। वो सहरा का राजवान था, भटकने का अंदेशा न था। उसने रफ्तार और तेज कर दी। अगले 2 सवारों और उसकी पार्टी में कमोबेश 4 मील का फासला था। ये फासला तय हो गया, मगर घोड़े थक गए। वो जब खजूरों के दरख्तों तक पहुंचे तो 2 सवार कोई 2 मील दूर मिट्टी की एक पहाड़ी के साथ साथ जा रहे थे। उनके घोड़े भी शायद थक गए थे। दोनों सवार उतरे और नजरों से ओझल हो गए। वो पहाड़ी की ओट में बैठ गए हैं, ये अली बिन सुफियान ने कहा और रास्ता बदल दिया। फासला कम होता गया और जब फासला चंद 100 गज रह गया तो दोनों सवार ओट से सामने आए। उन्होंने घोड़ों के सरपट दौड़ने का शोर सुन लिया था। वो दौड़कर गायब हो गए। अली बिन सुफियान ने घोड़े को अलिफाड़ लगाई। थके हुए घोड़े ने वफादारी का सबूत दिया और रफ्तार तेज कर दी। बाकी घोड़े भी तेज हो गए। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।